नमस्कार। आज की क्लास में हम लोह युगीन सभ्यता बैराठ पढ़ने वाले हैं। तो बैराठ सभ्यता के विषय में देखें, जिसने पुराने वीडियो देखे होंगे उसको बैराठ के बारे में बहुत कुछ पता होगा। और बैराठ सभ्यता के विषय में हम बात करें तो बैराठ सभ्यता जो है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि बैराठ सभ्यता है कौन से ज़िले में वर्तमान में। तो बैराठ सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ में है। कोटपुतली बहरौड़ ये नया जिला है, पहले जयपुर में होती थी और ये अब बैराठ सभ्यता कोटपुतली बहरौड़ जिले में है। कोटपुतली बहरौड़ जिले में। और खास बात है कि इस बैराठ सभ्यता का प्राचीन नाम विराटनगर था। बैराठ का प्राचीन नाम विराटनगर था, विराटनगर। और ये विराटनगर मत्स्य महाजनपद जो था, मत्स्य जनपद था, उसकी राजधानी हुआ करता था। मत्स्य जनपद की राजधानी बैराठ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातों पेपर में पूछा गया है। मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद जो है उसका इस जनपद का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है। इसका मत्स्य जनपद का। और ये लोहयुगीन सभ्यता थी और लोहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। इसीलिए 600 ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद हुए। उसी समय ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से लेकर के समय का स्थल है। और ये खास करके बैराठ सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा। रुंडित नदी, एक बार सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, रुंडित नदी। तो रुंडित नदी जिसका सिर ना हो, रुंडित नदी, तो रुंडित नदी कहा जाता है। ताला नदी कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है, ताला नदी। तो ये सबसे पहले तो मैंने कहा सभ्यता जब भी पढ़ी है तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि वो है कहाँ, आसपास की उसकी जगह क्या है। और यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इस बैराठ की पहाड़ियों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे बीजक की डोंगरी है। बीजक की डोंगरी, डोंगरी माने पहाड़ी होता है। बीजक की डोंगरी, महादेव की डोंगरी, महादेव की डोंगरी, भीम की डोंगरी, भीम की डोंगरी और गणेश डोंगरी। ये जो है यहाँ पहाड़ियों के नाम है। गणेश डोंगरी, बीजक डोंगरी, भीम की डोंगरी, महादेव डोंगरी, ये सब जो है ये बैराठ सभ्यता की पहाड़ियों के नाम है। अब बैराठ से मिला क्या क्या है, तो आपने यदि पुराना वीडियो नहीं देखा है तो भी मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगी, बातें बहुत आसान हो जाएंगी। और बैराठ सभ्यता में क्या 6-7 पॉइंट थे। यदि कालक्रम जिसको पता है उसको सही पता लगेगा। महाजनपद काल के अवशेष यहां मिले। महाकाव्य काल यानी उनमें से महाकाव्यों में रामायण महाभारत में महाभारत के अवशेष मिले। फिर उसके बाद बुद्ध काल के अवशेष मिले। बुद्ध काल के अवशेष यहां से मिले। यहां से बुद्ध काल के बौद्ध काल के अवशेष मिले। मौर्य काल के अवशेष मिले, मौर्य काल के अवशेष। फिर उसके बाद ये तो प्राचीन भारत चल रहा है, जिसको कालक्रम पता है पहला वीडियो देख लीजिएगा, पहला दूसरा वीडियो जो है, और पुराने वीडियो देखने से पता लगेगा मौर्य काल। अच्छा, बैराठ सभ्यता जो है ना वो लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यता शुरू के वीडियो में ही बता दिया गया था। लोहयुगीन सभ्यता, बाकी ताम्रपाषाण कालीन हमने पढ़ी है। लोहयुगीन सभ्यता में PGW मृदभांड होता है, पेंटेड ग्रे यानी चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो यहां होता है, वो यहां होता है। जहां लोहा होता है वहां फिक्स है। तो ये हमें बात पता हो जानी चाहिए। मौर्य काल के अवशेष, मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया, तो मौर्योत्तर कालीन अवशेष भी यहां से मिले हैं। फिर
गुप्त काल आया और फिर गुप्तोत्तर काल आया, गुप्तोत्तर काल आ गया और फिर मध्यकाल आ गया। यदि किसी को ये 7 पॉइंट पता है और ये इतिहास का क्रम है, इसको याद नहीं रखना। इसको पहले वीडियो में मैंने बताया है, वो आपको बताया था कि पहले जो है सबसे पहले पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, सारी सभ्यताएं ताम्रपाषाण तक पढ़ी। फिर हमने जो है ताम्रपाषाण के बाद सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, जिसका कालीबंगा स्थल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में जाना। फिर महाजनपद काल आया, महाजनपद के बाद महाकाव्य काल आया, फिर जैन बौद्ध हुए, फिर मगध का उत्कर्ष हुआ, उसमें मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और फिर मध्यकाल शुरू होता है। तो यही क्रम यहाँ मैंने लिखा है, वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो महाजनपद काल जो है उसके अंदर की बात करें तो महाजनपद काल के विषय में हम बात करें तो यहाँ मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी विराट नगर थी, आजकल बैराट कहते हैं, विराट नगर थी, विराटनगर राजधानी थी। मत्स्य जनपद का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाजनपद 16 हुआ करते थे, उनमें से राजस्थान में जयपुर अलवर वाली क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद हुआ करता था। बाणगंगा नदी के किनारे मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट विराट थी। और महाजनपद काल में NBPW मृदभांड, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये जो है ये विशेष रूप से यहां मिलते हैं। देखो जहां लोहा होगा, लोहा तो था ही, यहां लोहयुगीन थी, PGW तो मिलते हैं, लेकिन महाजनपद काल होने के कारण से महाजनपद बड़ी चीज है। और जितने मृदभांड है वो तीन शब्दों, 3 अक्षर के हैं। यहाँ ये 4 अक्षर का है। इसका मतलब जो है ये बड़ा वाला मृदभांड बड़े बड़े महाजनपद काल में यहाँ मिला है। NPBW मृदभांड, मत्स्य जनपद यहाँ हुआ करता था, मत्स्य जनपद हुआ करता था। और फिर महाभारत काल, तो पांडवों ने अज्ञातवास का समय निकाला था, पांडवों ने अज्ञातवास यहां निकाला था। और तभी द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ। बाणगंगा, अर्जुन ने तीर मारा तो बाणगंगा नदी का उद्गम हुआ। और यहीं द्रौपदी को प्यास लगी। एक कथा यह भी है कि भीम ने अपनी लात मारी थी, तो भीमलात भी है, भीमलात एक खड्डा है यूं कह दो, तो भीमलात, भीम ने लात मारी तो पानी निकला। तो बाणगंगा नदी के किनारे भीमलात जगह भी यहां जो है महाभारत। पांडवों ने अज्ञातवास का समय निकाला था। पांडव राजा विराट की गाय चराते थे, राजा विराट की गाय चराते थे विराट नगर में, क्योंकि पहचान छुपा के रखनी थी अज्ञातवास में। तो राजा विराट की गाय चराते थे। और इन्हीं पांडवों ने कीचक नामक राक्षस का वध किया था, कीचक नामक राक्षस का वध किया था। तो कीचक की गुफा पूछा जाए, एक पेपर में पूछा गया, तो महाभारत काल की है तो यहां बैराट से मिली है। बुद्ध काल के अवशेष यहां से मिले, बौद्ध संस्कृति के अवशेष होने का पता हेनसांग ने बताया था। यहां हेनसांग आया था गुप्तोत्तर काल में। हेनसांग ने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या, बौद्ध मठ या मंदिरों की संख्या 8 बताई। तो बैराठ में 8 बौद्ध मठ, 8 बौद्ध मठों की संख्या बताई जो है बैराठ में। हेनसांग चीनी यात्री आया था, कब आया था? तो गुप्तोत्तर काल में आया था, हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय आया। बुद्ध काल के अवशेष भी यहीं से मिलेंगे। इसी हेनसांग ने बताया कि मिहिर कुल, हूण राजा मिहिर कुल ने बौद्ध संस्कृति को खत्म किया। हूणों का एक विदेशी जाति, हूणों का राजा मिहिर कुल जो है उसने ये नष्ट किया था, बौद्ध संस्कृति को नष्ट करने वाला यहाँ राजा था। तो ये मौर्य काल के समय के अशोक मौर्य के 2 शिलालेख मिले, अशोक मौर्य के 2 शिलालेख, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। 2 शिलालेख मिले अशोक के अभिलेखों के, जो राजस्थान या भारत में हो, उनकी भाषा प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी लिपि। तो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अभिलेख जो है अशोक के भारत या राजस्थान में मिलते हैं।
तो वो अशोक के 2 शिलालेख यहाँ से मिले ब्राह्मी लिपि में। मौर्योत्तर काल में यहाँ टोटल मौर्योत्तर काल में जो है यहाँ इंडो ग्रीक राजा रहते थे। इंडो ग्रीक, हिंद यमन राजा, इंडो ग्रीक यानी हिंद यमन राजा, और हिंद यमन राजाओं में एक मिनेंडर यहाँ से, मिनेंडर के बारे में मिला है, हिंद यमन राजा था, और मिनेंडर के 16 सिक्के मिले, 16 सिक्के मिले। गुप्तोत्तर काल जो है वहाँ हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था और उसने यहाँ का वर्णन किया है। यहाँ से एक शंख लिपि के प्रमाण भी बैराट से मिले हैं। शंख लिपि जो पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए गुप्त लिपि भी कह देते हैं। गुप्त काल की नहीं है लेकिन ये गुप्त लिपि है, तो शंख लिपि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मध्यकाल में अकबर की टकसाल यहाँ से मिलेगी। अकबर की टकसाल, मुगलों का एक दरवाज़ा मानसिंह द्वारा, मुगल दरवाज़ा, ये सब यहाँ मिलेगा। तो आप समझो इन बातों को कि जब हम ये बैराट सभ्यता की बात कर रहे हैं तो फिर बैराट सभ्यता में ये 7 पॉइंट बताओ, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बताओ तो अपने आप कुछ ना कुछ याद आएगा। आगे की बात हम कर लेते हैं। कि बैराट सभ्यता जो है वो बाणगंगा नदी के किनारे 1936 में इसको खोज की थी दयाराम साहनी ने। हालांकि मुख्य रूप से इसको खोजने का श्रेय, इसको खोजने का श्रेय, इस स्थल को प्रारंभिक खोजने का श्रेय कैप्टन बर्ट को जाता है। कैप्टन बर्ट, प्रारंभिक खोज जो है इसकी कैप्टन बर्ट ने की थी। कैप्टन बर्ट ने की थी। और 1837 से यहां 1837 में एक अशोक का शिलालेख प्राप्त किया था। तो सबसे पहली खोज तो इसी ने की थी, कैप्टन बर्ट ने की थी। और यहां से अशोक का शिलालेख मिला जो बताता है कि अशोक बहुत बड़ा बौद्ध अनुयायी था। तो ये जानकारी जो है हमें थोड़ी सी पता हो जानी चाहिए। और फिर बाद में जो है 1871 में कार्लाइल हुआ, एक CL कार्लाइल। 1871 में कनिंघम का चेला CL कार्लाइल, उसने यहां से दूसरा शिलालेख, अशोक का दूसरा शिलालेख खोजा। अशोक का दूसरा शिलालेख, और पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। और ये जो शिलालेख खोजा, पहला वाला खोजा, वो तो बीजक की डोंगरी से खोजा। बीजक की डोंगरी से अशोक का पहला शिलालेख मिला, और भीम की डोंगरी से ये दूसरे वाला, यहां जो पहला दूसरा है, भीम की डोंगरी से मिला। तो ये सबसे पहले इन्होंने काम किया। इसके अलावा एक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय हुआ था जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। वो राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट इसके समय आया था, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजा भी यही था। तो उसका एक किलेदार था कीताजी खंगारोत। उसने कीताजी खंगारोत किलेदार था, कीताजी खंगारोत। उसने यहां से एक सोने का स्वर्ण कलश प्राप्त किया राम सिंह के समय, और उस स्वर्ण कलश में बुद्ध के अस्थि अवशेष होने का अनुमान लगता है। बुद्ध का दांत या अस्थि अवशेष होने का पता लगता है। तो यह काम पहले हो चुका था। यदि पूछा जाए प्रारंभिक खोज किसके नेतृत्व में हुई, तो कैप्टन बर्ट के नेतृत्व में हुई। फिर बाद में इस सभ्यता स्थल जो है उसकी खोज का, उत्खनन का काम जो है आधुनिक रूप से दिया गया। तो खोज प्लस उत्खनन, खोदने और उत्खनन करने राय बहादुर दयाराम साहनी को, राय बहादुर
दयाराम साहनी ने खोज की। इसी ने तो हड़प्पा खोजा था पहला स्थल, और ये 1936 में खोजा था। और इसी को एक बौद्ध मंदिर मिला था। इसको क्या मिला? तो बौद्ध मंदिर, एक पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर मिला। बौद्ध मंदिर की खोज की, अवशेषों की खोज की, और इसको बौद्ध विहार कह दिया इसने। बौद्ध मंदिर को बौद्ध मठ या बौद्ध विहार कह दिया दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी जो है, उससे पहले कनिंघम ने, कार्लाइल के गुरु कनिंघम ने, लेकिन उस भी प्रयास किया था, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आधुनिक रूप से देखा जाए तो 1936 में खोज उत्खनन करने का काम सबसे पहले इस सभ्यता का जो है वो दयाराम साहनी ने। लेकिन पूछा जाए प्रारंभिक खोज किसने की, तो कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने कोई सभ्यता स्थल नहीं खोजा। कैप्टन बर्ट ने तो एक जो है वो शिलालेख खोजा वहां से। इसके बाद भी ये एक एक चीज खोजी है, लेकिन पूरी सभ्यता की खोज करने का श्रेय तो राय बहादुर दयाराम साहनी को ही है। राय बहादुर दयाराम साहनी को है। उसके बाद राय बहादुर दयाराम साहनी के बाद 1962 में फिर इसका सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण हुआ तो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे तो ये, सेकंड नंबर पे नील रतन बनर्जी को भेजा गया। नील रत्न बनर्जी। और थर्ड नंबर पे कैलाश नाथ दीक्षित को भेजा गया। कैलाश नाथ दीक्षित। ये तीन नाम पूछे जाते हैं, ये तीन नाम पूछे जाते हैं। इनका क्रम पूछा हुआ है, इनका क्रम पूछा हुआ है। तो हमें पता हो जाना चाहिए कि यहां से नील रतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित ने भी सर्वेक्षण किया, उत्खनन किया। तो तीन नाम पता हो जाने चाहिए। अब सोच के देखो कि बैराठ है, बैराठ जो है बाणगंगा नदी के किनारे, आपको पता है कहाँ है, किस नदी के किनारे। आप तो याद रखो कि बैराठ में पहला स्थल ये खोदते समय, जब हड़प्पा जो पहला स्थल खोजा था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का भी पहला दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोदते समय दया नहीं आई थी दयाराम साहनी को। लेकिन बैराठ खोदते समय भी जब अर्जुन ने छाती में तीर मारा, बैराठ की छत्ती में तीर मारा, जब द्रौपदी को प्यास लगी तो बैराठ की छत्ती में तीर मारा, 36 में तीर मारा। तो 36 में बैराठ सभ्यता, तो अर्जुन को भी दया नहीं आई थी, अर्जुन को दया नहीं आई, और दयाराम साहनी को भी दया नहीं आई थी। तो पहला दयाराम साहनी जब तीर मारा तो जाकर के देखा तीर लगा हुआ था 36 में, इसका मतलब 36 में, और तीर देखा तो वहां नील पड़ गई थी, इसका मतलब नील रतन बनर्जी सेकंड नंबर पे गया। फिर तीर निकाल के देखा तो देखा लाश थी, कैलाश नाथ दीक्षित। ये इनका क्रम है। इसको अच्छे से 2-2 बार 3-3 बार सुन करके तैयार कर लेना, इसको सुन करके तैयार कर लेना, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहां ये सब चीजें मिली हैं। ये 7 पॉइंट याद करने, मैंने कहा ये 7 पॉइंट के बारे में ही हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा और अच्छे से करके चलते हैं। जो हेनसांग आया था, तो सबसे पहले अपन अशोक के शिलालेखों की बात कर लें, या क्रम से ही चल लेते हैं। तो सबसे पहले मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, मत्स्य जनपद या महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर, उस समय का विराटनगर आज का वर्तमान का बैराठ है, जो कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में। विराटनगर में राजा विराट की गाय चराते थे। अज्ञातवास का समय निकला था, तो मत्स्य जनपद हो गया। मत्स्य जनपद के बाद महाभारत काल के अवशेष यहां से मिले। अच्छा, इस समय मृदभांड NPBW उत्तरी काले चमकीले मृदभांड होंगे। महाभारत काल है तो लोहा तो होगा, क्योंकि लोहे का तीर मारा था अर्जुन ने, तो लोहयुगीन सभ्यता है। और जहां लोहयुगीन सभ्यता होती है वहां PGW मृदभांड होते हैं, यानी चित्रित धूसर मृदभांड। और यहां से ही
चित्रित शैल यानी चित्रित गुफाएं मिली हैं। चित्रित गुफाएं, सोचो चित्रित गुफाएं तो ये पाषाण युग की होनी चाहिए, माना जाता है ये पाषाण युग के समय की ये गुफाएं हैं। उसके बाद तांबे की सामग्री, ताम्रपाषाण काल वगैरह का भी समय यहाँ भी था, लेकिन महाभारत काल के अवशेष मिले, महाभारत काल के अवशेष मिले। तांबे के बाद सीधा लोहा यहाँ मिला है। और महाभारत काल में जो है आपको पता है पांडवों ने अज्ञातवास का समय निकाला था, पांडवों ने अज्ञातवास का समय निकाला था यहाँ पे, और 11 साल वनवास के थे, 12वां साल अज्ञातवास का था। उस दौरान द्रौपदी को प्यास लगी तो अर्जुन ने तीर मारा था 1936 में, तीर मारा था। तो 1936 में आपको मैंने बताया दयाराम साहनी ने खोज की थी इस सभ्यता की, और ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, अर्जुन की गंगा, बाण लोहे का होता है, लोहयुगीन सभ्यता है। बाणगंगा, रुंडित नदी, ताला नदी, ताला नदी, रुंडित नदी, बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। पांडव जो हैं वो अज्ञातवास का समय यहाँ निकालते हैं। तो जो है भीमलात भी यहाँ पे स्थित है, भीमलात, भीमलात यहाँ स्थित है। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ जो है अर्जुन ने तीर मारा था, तो अर्जुन की गंगा, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है यहाँ से। भीम ने कीचक नामक राक्षस का वध किया था। कीचक राक्षस की गुफा, कीचक राक्षस की गुफा जो है वो भी यहाँ स्थित है, वो भी यहाँ पे स्थित है। तो ये हमें जानकारी हो जानी चाहिए, ये जानकारी हो जानी चाहिए कि पांडवों का अज्ञातवास का समय यहाँ निकला था, पांडवों का अज्ञातवास का समय निकला था। कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी सुननी है। तो महादेव की डूंगरी, भीम की डूंगरी, ये सब पहाड़ियाँ हैं। एक बार फिर देख लें कि विराट नगर इस क्षेत्र को कहा जाता है, विराट नगर कहा जाता था, आजकल का बैराट है। और ख़ास बात है कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यदि शैल गुफाओं की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग में यहाँ शैल गुफाएं मिली हैं। कैप्टन बर्ट ने 1837 में यहाँ बैराठ में, कैप्टन बर्ट ने सबसे पहली बार उत्खनन किया था। पहली प्रारंभिक खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। और बीजक की डूंगरी, भीमसेन की डूंगरी या भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, गणेश की डूंगरी, ये सब है। 1837 में सबसे पहला शिलालेख जो खोजा गया वो पहला प्रयास, प्रारंभिक खोज 1837 में की थी कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट, नए पेज पे ले जाता हूं मैं। 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का शिलालेख खोजा था, अशोक का शिलालेख खोजा था। और ये अशोक का शिलालेख जो है कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा था और बीजक की डूंगरी पहाड़ी से खोजा था। ये प्रथम शिलालेख जो है वो बीजक की डूंगरी पहाड़ी से, बीजक की डूंगरी, बै फॉर बर्ट, बै फॉर बीजक, बै फॉर बैराट, बीजक की पहाड़ी से खोजा था। यह अशोक का प्रथम, इसको भाब्रू शिलालेख भी कहते हैं, भाब्रू शिलालेख कहते हैं, भाब्रू बैराट शिलालेख भी कहते हैं इसको। आजकल कलकत्ता म्यूजियम में होने के कारण कलकत्ता बैराट शिलालेख भी कहते हैं, कलकत्ता भाब्रू शिलालेख भी कह देते हैं, कलकत्ता भाब्रू शिलालेख भी कह देते हैं। तो भाब्रू शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में, अशोक के जितने भी अभिलेख मिलेंगे बाएं से दाएं ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे और भारत में जो होंगे, और प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। तो अशोक का भाब्रू शिलालेख, इसमें अशोक को, इसमें अशोक जो है मौर्य, उसको एक तो इसमें बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख है। 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। ये सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। लघु शिलालेखों में सबसे बड़ा कोई शिलालेख है तो वो भाब्रू शिलालेख है। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्नों का उल्लेख इसी में मिलता है। अशोक मौर्य बौद्ध धर्म का मतावलंबी था, यानी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी था।
इसकी पुष्टि भी यही होती है। सबसे बड़ा अनुयायी था, उपासक था, इसकी पुष्टि यहीं से होती है। और अशोक को इस शिलालेख में मगध का राजा यानी मगधा अधिराज बताया गया है। मगधा अधिराज बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह से कैप्टन बल्ट के बाद 1871 में दूसरा शिलालेख C.L. कार्लाइल ने खोजा था। C.L. कार्लाइल, लेकिन इस बार ये C.L. कार्लाइल ने खोज की थी और ये बैराठ में यहाँ जो है अशोक का दूसरा शिलालेख C.L. कार्लाइल ने खोजा था और ये बीजक की डूंगरी की जगह भीम की डूंगरी से खोजा गया था। भीम की डूंगरी, ये बैराठ में दूसरा, ये कटा फटा है, इसको पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन भाषा और वो लिपि वगैरह तो वही है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि बारिश बुरिश में ये खराब हो गया, टूट फूट गया। जो भाब्रू लघु शिलालेख है या कलकत्ता शिलालेख भी कहते हैं जिसको, उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का, बौद्धों के त्रिरत्न का, अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पढ़ाया गया। तो यही है, प्रबलतम प्रमाण है। और इसमें 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची भी दी गई है। 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची, 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची, 7 बौद्ध ग्रंथों की सूची भी दी हुई है। और साथ साथ में विनय पिटक से संबंधित जो भिक्षुओं के नियम वगैरह हैं वो भी इसमें जो है बताए गए हैं। और अशोक इसमें कहता है इस शिलालेख में कि मैं धर्म का रक्षक हूँ, तो रक्षा के लिए बार बार लेख लिखाता रहूँगा। और अशोक के बौद्ध धर्म का होने का सबसे बड़ा कोई प्रमाण मिलता है तो ये है। और अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, बड़ा शिलालेख यानी लंबा शिलालेख है लघु शिलालेखों में भाब्रू शिलालेख। और अशोक के शिलालेखों में ये एकमात्र भाब्रू शिलालेख बेलनाकार भी है। ये शिलालेख जो है वो बेलनाकार भी है, चपटा नहीं है, बेलनाकार है। लघु शिलालेखों में एकमात्र बेलनाकार आकृति का ये शिलालेख है। बीजक की पहाड़ी जो है वो अशोक मौर्य के समय का, इसी बीजक की पहाड़ी से, नई लाइन पे लेता हूं, जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी, उसी से अशोक मौर्य के समय के, अशोक मौर्य के समय के कालीन गोल मंदिर भी मिले हैं। गोल मंदिर मिले, ये गोल मंदिर, स्तूप, मठ वगैरह जो हैं उनके अवशेष मिले। और खास बात है बौद्ध मंदिर हैं, ये बौद्ध मठ हैं, बौद्ध मंदिर या मठ हैं। और इनकी संख्या हेनसांग ने 8 बताई है। अब हेनसांग तो बहुत बाद में आया था, मौर्य काल के, ने 8 बताई है, बैराठ में 8। और खास बात यह भी है कि ये जो है बौद्ध मंदिर, ये हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। उनमें ये हीनयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म का, हीनयान संप्रदाय, उससे संबंधित गुफाएं हैं। ये हीनयान से संबंधित गुफाएं हैं। और खास बात और भी है कि 1871-72 में बल्ट के बाद भाब्रू लघु शिलालेखों में कार्लाइल ने भी खोजा था। बाद में अशोक के शिलालेखों को D.R. भंडारकर ने भंडार बना के इकट्ठा किया था और सबको पढ़ा, सारे शिलालेखों का अध्ययन किया था उसने। तो बैराठ में महादेव डूंगरी और ये सब डूंगरियाँ हैं। साथ साथ में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा कैलाशनाथ दीक्षित, अमलानंद घोष का भी संबंध यहाँ से रहा है, सुंदर राजन का संबंध रहा है यहाँ से। तो अरावली पर्वत पर की जो उपत्यका पास की पहाड़ियाँ हैं उस पर बैराठ नगर बसा हुआ है। बैराठ की पहाड़ियाँ अरावली की ही पहाड़ियाँ हैं, अरावली से ही जुड़ी पहाड़ियाँ हैं। 1962-63 में जो है नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित वगैरह गए थे, कैलाशनाथ दीक्षित गए थे। खास बात है कि जो नील रतन बनर्जी है उन्होंने ईंट और कांच के टुकड़े
जो कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन है, उन्होंने 1962-63 में ईंट और कांच के टुकड़े प्राप्त किए थे। नीलरतन बनर्जी ने ईंट और कांच के टुकड़े, और फिर बाद में M.N. देशपांडे भी यहां गया था। M.N. देशपांडे का संबंध भी यहां से रहा था, मतलब उत्खनन करने में इनका भी योगदान था। इन्होंने कई छेद वाले उपकरण छोटे छोटे जो हैं वो प्राप्त किए वहां से। तो इस तरह से ये पता हो जाना चाहिए कि प्रारंभ में तो जब चित्रित शैल मिले तब तो ऐसे लगता था कि यहाँ गुफाएं मिली, तो ऐसे इसका मतलब पाषाण युग की बात थी। इसके अलावा जो है जब ताम्रयुगीन संस्कृति थी तब भी यहाँ पास में गणेश्वर है, तो इस कारण से कई कहते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यता का भी ये स्थल है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा ये बात वैसे ही समझा रहा हूँ कि पास में ही बैराट सभ्यता से ही 50 किलोमीटर दूरी पर गणेश्वर सभ्यता है। 50 किलोमीटर दूरी पर सीकर में, नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता है। वहाँ तांबे के उपकरण मिले। उस आधार पे कई लोग कहते हैं कि तांबा ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कई ऐसे मानते हैं। यहाँ जो मृद भांड मिले हैं उसमें बैराट से ब्लैक एंड रेड, काले लाल वेयर संस्कृति के अवशेष भी मिले। उकेरण विधि से अंकलन करते थे, मतलब मृद भांडों की बात करें तो उकेरण विधि से अलंकरण करते थे, उस पे फूल पत्ती बनाते थे। तो मृद भांड उकेरण विधि चल करती थी। और खास बात है कि पहले तो आकर कलर ओसीपी मृद भांड यहां रहे, फिर उसके बाद ओसीपी के बाद गैरिक मृद भांड आ गए। गैरिक मृद भांड जो है वो आ गए, साथ साथ में बीच में काले लाल मृद भांड भी आए। काले लाल मृद भांड, अब समझो पहले ओसीपी चले। ओसीपी मतलब आकर कलर जो है पॉलिश वाले आकर कलर। उसके बाद ब्लैक एंड रेड आ गए, काले लाल। और फिर उसके बाद जो है आगे चल करके, और काले लाल मृद भांड जो है उल्टी तपाई विधि से बनते थे। ये कौन सी विधि से बनते थे? उल्टी तपाई विधि। मृद भांडों को उल्टा तपाया जाता था भट्टों में। ये थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तपाई विधि से जो है इसका निर्माण होता था। काले लाल मृद भांड के बाद फिर पीजीडब्ल्यू मृद भांड आ गए। गैरिक मृद भांड इसको बोलते हैं, या वो चित्रित धूसर मृद भांड, पीजीडब्ल्यू मृद भांड आ गए। उसके बाद पीजीडब्ल्यू मृद भांड, तो ये लोहा वाले में आ गए। इसका मतलब तांबे वाले समय के भी मृद भांड यहाँ से मिले हैं, लेकिन यहाँ सभ्यता स्थल से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता लगता हो कि इस ताम्रयुगीन सभ्यताओं के समय में यहाँ ये रहते थे। एक मिनट, अब पेंटेड ग्रे कल्चर के बाद, इस पीजीडब्ल्यू मृद भांड के बाद NPBW मृद भांड आए। तो ये इनके आने का क्रम है। बैराट से मिले मृद भांडों का आने का क्रम है। उत्तरी काले चमकीले सबसे लास्ट में थे, मौर्य काल तक चलते रहे, बौद्ध काल तक चलते रहे। पीजीडब्ल्यू लोहा आया उत्तर वैदिक काल में, तब चले। उससे पहले ये वाले थे काले लाल तांबे के समय और ये सब है ना। तो इसका मतलब ये क्रम इंपॉर्टेंट है कि पहले महाजनपद वाले आए या पहले जो है वो आए लोहे वाले। तो ये पता हो जाना चाहिए। स्वास्तिक के चिन्ह यहां से मिले हैं, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले हैं, यहां से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। ये स्वास्तिक होता है, और स्वास्तिक के चिन्ह यहां से मिले हैं। ऐसा हड़प्पा सभ्यता में मिला है। स्वास्तिक के चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता में मिले। एक त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले, तीन रत्न चक्र चिन्ह मिले। इसके साथ साथ त्रिरत्नों के साथ साथ एक मिट्टी की वस्तुओं पे दीपक पे नाचता हुआ पक्षी, दीपक पर नाचता पक्षी, संभवतः वो मोर होगा। तो मोर के अवशेष यहां से मिले। मौर्य काल वाले जगह से मोर के अवशेष मिले।
मत्स्य महाजनपद, आपको पता है कि पहली राजधानी तो आपने बताया कि ये विराटनगर, महाभारत में कई बार उल्लेख हुआ है। पहली बार उल्लेख विराटनगर का मत्स्य जनपद का आपको पता है ऋग्वेद में हुआ है। भीमताल, भीमसेन की डुंगरी पर एक गड्ढा बना हुआ है, भीमताल है। और आपको पता है कीचक नामक राक्षस का वध किया था। तो गोल मंदिर, बैराठ मंदिर, ये सब मिले। अशोक का बौद्ध मंदिर विजय की पहाड़ी से कब मिला बौद्ध मंदिर, ये गोल मंदिर, बौद्ध मंदिर तो 1999 में मिला था। 1999 में इसके अवशेष मिले। भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं। ये भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिर माने जाते हैं, सबसे प्राचीनतम मंदिर। और हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए थे, पता है आपको बौद्ध मंदिर हीनयान संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से जो है, अब यहां पे हम और बात कर लें कि जो गोल 8 यहाँ जो स्तूप मिले हैं, 8 6 7 कमरे मिले हैं, बौद्ध मठ मिले हैं। और बौद्ध मठों में जो चौथा कमरा है ना, उसमें से 36 मुद्राएं मिली, 36 सिक्के मिले हैं। देखो 36 सिक्के मिले हैं, टोटल सिक्के 36 मिले हैं। 1936 में ही खोज हुई थी और 36 ही सिक्के कुल मिले हैं। कुल 36 सिक्के मिले। उनमें से बैराठ में से 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के राजस्थान के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं। इनको आहत सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये राजस्थान के, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, प्राचीनतम सिक्के। और ये भी पता हो कि ये इनकी संख्या 8 है। तो आप सोचो 36 में से 8 निकल गए तो 28 सिक्के शेष और रह गए। 28 जो है वो इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक, हिंद यवन राजाओं के सिक्के, हिंद यवन राजाओं के सिक्के। और उन 28 में से 16 सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, 16 सिक्के अकेले एक हिंद यवन राजा मिनेंडर के मिले हैं। मिनेंडर हिंद यवन राजा ही था, लेकिन अकेले मिनेंडर के ही सिक्के 16 मिले हैं। तो 16 सिक्के टोटल 36, 36 में से 8 पंचमार्क सिक्के, 28 इंडो ग्रीक सिक्के, 16 सिक्के मिनेंडर के मिले हैं। इंडो ग्रीक राजा था। एक घड़े में 28 सिक्के मिले हैं। 28 ग्रीक मुद्राओं में से 16 मिनेंडर की, मिलिंद की मिली है। मिनेंडर को मिलिंद भी लिखा जाता है। इंडो ग्रीक राजा है ये, इंडो ग्रीक राजा है ये। तो जो गोलाकार स्तूप अभी हमने पढ़ा वो बलुआ पत्थरों से बने हुए थे, बलुआ पत्थरों से बने हुए थे। राम सिंह के समय आपको पता है एक स्वर्ण मंजूषा मिली जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष, बुद्ध का दांत मिला। तो बौद्ध संस्कृति का केंद्र था बैराठ। ईंटों की बात कर लें, बैराठ की ईंटों की बात कर लें, सिक्कों के बाद ईंटों की बात कर लें, तो ईंटें जो हैं वो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो जैसी ईंटें थी, मोहनजोदड़ो जैसी। अब आसपास तो पहाड़ी है, पत्थर है, फिर भी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आसपास तो पहाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी ईंटों का अत्यधिक प्रयोग किया गया बैराठ में। यहाँ की ईंटें मेल खाती हैं मोहनजोदड़ो से। और साथ साथ में ब्राह्मी लिपि में मिली अशोक मौर्य के समय की ईंटें भी हैं। अशोक मौर्य के समय की ईंटें जिस पर अक्षर लिखे हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। अशोक मौर्य के समय की अक्षर युक्त ईंटें, अक्षर युक्त ईंटें भी जो है वो यहां से मिली हैं, यहां से मिली हैं। तो ये पता हो बौद्ध संस्कृति का केंद्र था। और दयाराम साहनी के अनुसार ना एक हूण राजा हुआ मिहिर कुल, उसने नालंदा को जैसे ध्वस्त किया गया था वैसे ये भी ध्वस्त कर दिया। चीनी यात्री जो है वो हेनसांग, बात हेनसांग की करते हैं अब। हेनसांग, हेनसांग जो है चीनी यात्री, हेनसांग युआन च्वांग कहते हैं चीनी यात्री। हेनसांग को युआन च्वांग भी कहते हैं, युआन च्वांग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का
राजकुमार कहते हैं। सज धज करके आने वाला ये चीनी यात्री, दूसरा चीनी यात्री, सेकंड चीनी यात्री, पहला तो फायान था, और ये चीनी यात्री जो है ये बौद्ध ग्रंथों को जानने के लिए आया और 6:30 से 6:45 के बीच में आया, 6:30 से 6:45 के बीच में। और इस समय भारत का राजा, भारत में हर्षवर्धन नाम का राजा था, तो H फॉर हेनसांग, H फॉर हर्षवर्धन के समय आया था, H फॉर हेनसांग, H फॉर हर्षवर्धन के समय आया था। और हर्षवर्धन के समय आया, एक तो भीनमाल गया, भीनमाल भी गया था, भीनमाल गया था, और दूसरा बैराट भी गया था। हमें तो बैराट से मतलब है अभी। भीनमाल को पी लो मो लो कहा था चाइनीज में, पी लो मो लो, पी लो मो लो कहा था। और बैराठ में 634 ईस्वी में यहां पहुंचा था, 634 ईस्वी में यहां पहुंचा था बैराठ में, विराटनगर बैराठ में। और इसी ने बैराठ में बौद्ध मठों की संख्या, बौद्ध मंदिरों की संख्या 8 बताई, बौद्ध मठ 8 बताए। बैराठ में बौद्ध मठों की, बालू का स्तूप बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, ये बलुआ पत्थर से बने हुए हैं ये। बैराठ से शंख लिपि मिली है, आपको पता है, और शंख लिपि शायद वो मिहिर कुल ने आक्रमण किया तो बौद्धों ने लिखी होगी कि कैसे कैसे किया आक्रमण। तो ये सारी बातें जो है बैराठ के बारे में है। अब हम और आगे करें, और आगे की बात करें। बैराठ में आपको पता है भीनमाल और बैराठ 2 जगह आया था हेनसांग। भीनमाल को श्रीमाल भी कहते हैं, वृत्ताकार या गोलाकार मंदिर है, 27 लकड़ियों के स्तंभ बनाने के लिए खांचे लगे हुए हैं उसमें। और वो गोल मंदिर के बारे में जो है सबसे पहले बताया हेनसांग ने। शंख लिपि के प्रमाण मिले, मिहिर कुल ने नष्ट किया था, इस बौद्ध मठों को नष्ट करने वाला मिहिर कुल था, हूण राजा मिहिर कुल, हूण राजा मिहिर कुल था। वो भी हेनसांग ने बताया, वो भी हेनसांग ने बताया। और जो ये 36 सिक्के मिले हैं ना, ये भी एक सूती कपड़े में बंधे हुए मिले, हाथ से बुना, हाथ से बुना सूती कपड़े में ये सिक्के मिले। बुने हुए वस्त्र आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, 2 जगह से मिले। एक तो बैराठ से, एक बालाथल से, वो आहड़ सभ्यता के विस्तार वाले वीडियो में। हेनसांग 634 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय यहां बैराठ की यात्रा करने आया था, और बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी। और बैराठ को उसने जो नाम दिया था वो प्रोलियेतालो, बैराठ को जो नाम दिया था वो नाम दिया था बैराठ को, जैसे भीनमाल को ना पी लो मो लो, तो इसको प्रोलियेतालो, प्रोलियेतालो। इसी को प्राकृत भाषा में, प्राकृत में पारियात्र कहते हैं, पारियात्र। तो बताओ हेनसांग ने इसको पीलो मोलो कहा था, तो इसको पीलो नहीं, प्रोलियेतालो, प्रोलियेतालो, पारियात्र, प्रोलियेतालो, पारियात्र, ये कहा था। और बताया था कि जब ये हेनसांग यहां आया था तो एक क्षत्रिय राजवंश यहां राज कर रहा था, क्षत्रिय राजवंश राज कर रहा था, उसके बारे में बताया। क्षत्रिय राजवंश राज कर रहा था, बैंस वंश, भैंस नहीं, बैंस वंश, ये इंपॉर्टेंट बात है। बैंस वंश यहां राज कर रहा था, क्षत्रिय राजपूत राजा, यहां कोई राजा राज कर रहा था। कहां? बैराठ में। और इस सभ्यता को नष्ट किया मिहिर कुल ने, इसको नष्ट किया मिहिर कुल ने। ये बात भी जो है वो बताता है। अब मध्यकाल की तरफ चलते हैं, अब मध्यकाल की तरफ चलते हैं। मध्यकाल के बारे में हम बात करें तो जब अकबर वगैरह था, मध्यकाल की बात करें, मध्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी बैराठ से मिले हैं, बैराठ से मिले। अकबर ने यहाँ बैराठ में, अकबर ने एक टकसाल खोली थी, टकसाल मिंट। अकबर
ने टकसाल बनाई थी, यहां सिक्के ढालते हैं जहां, टकसाल बनाई थी यहां पे, तो बैराठ में। और अकबर जहांगीर शाहजहां के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे यहां पे, तो अकबर के समय के, जहांगीर के समय के अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, इनके समय के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तीनों के समय के सिक्के मिले हैं, और तांबे के सिक्के, इनके समय के तांबे के सिक्के ढाले जाते थे यहां पे बैराठ से, बैराठ में मिली ये बात। मध्यकालीन संस्कृति है ये, मध्यकालीन संस्कृति है। तो ये जो बैराठ है उसके विषय में हमने खूब सारा पढ़ा, लेकिन मैंने कहा मुगल काल की बात करें, मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के समय का यहाँ जो है, सिंधु सभ्यता के समय का भी देखो, ईंटें मेल खाती हैं, ईंटें मेल खाती हैं। तो मध्यकालीन संस्कृति जो है उसके अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। मुगल कालीन छतरी तथा एक सराय यहाँ से मिला है। मुगल कालीन छतरी मिली है यहाँ से, समाधि, और एक सराय मिला है, सराय, सराय यानी तालाब, सराय मिला है, लॉज के अवशेष मिले हैं। अकबर अजमेर यात्रा के समय यहीं विश्राम करता था। अकबर अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह, अजमेर दरगाह यात्रा के समय विश्राम करता था बैराठ में। मुगलों से जुड़ा हुआ सारा बैराठ है, कालीबंगा वगैरह सब मिलेंगे नहीं। अकबर ने यहाँ टकसाल भी बनाई थी जिसमें जो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके तांबे के सिक्के भी ढाले जाते थे। एक मुगल गार्डन का विशाल दरवाजा भी मिला है, मुगल दरवाजा, 2 मंजिला मुगल दरवाजा भी मिला है यहाँ पे, मुगल दरवाजा भी मिला है, जिसपे मुगल काल के समय की चित्रकला। और ये किसने बनवाया था? ये मान सिंह ने बनवाया था, मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा बनवाया, मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया मुगल दरवाजा है यहाँ पे, जिसपे मुगल चित्रकारी वगैरह की गई है। बैराठ जो था अकबर का प्रसिद्ध शिकारगाह था, प्रसिद्ध शिकारगाह। ये पहाड़ी क्षेत्र अकबर का प्रसिद्ध शिकारगाह था। और अकबर के यहां जब आता था तो अतिथि के रूप में रहता था इस बाग बगीचे वाले क्षेत्र में। बैराठ से और भी लोहे के तीर, भाले वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह खूब मिले। एक 16वीं शताब्दी का जैन मंदिर भी बैराठ से मिला है, याद रखना है। 16वीं शताब्दी का मतलब मुगल काल के समय का ही एक जैन मंदिर मिला है, जैन मंदिर, जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, जिस पे 1509 विक्रम संवत लिखा हुआ है। इस मंदिर पे 1509 विक्रम संवत या 57 जोड़ दो तो 1509 विक्रम संवत दिया हुआ है। यहां ईदगाह मस्जिद भी है, बैराठ में ही ईदगाह मस्जिद भी है, ईदगाह मस्जिद भी है। इसके साथ साथ एक विक्रम संवत 1743 का यानी 1686 का एक सती शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सती शिलालेख बैराठ से मिला है 1743 का। विक्रम संवत है ये, और विक्रम संवत जो है आप उसमें से 57 घटा लेंगे ना तो ईसवी सन बदल जाएगा। तो ईसवी सन 1700 कितना हो जाएगा? 1686 हो जाएगा, 1686 ईसवी सन का एक सती शिलालेख भी, एक जो है शिलालेख भी स्थापित है और एक छतरी के रूप में स्थापित है। वो सती शिलालेख एक छतरी बनी है, समाधि बनी है,
तो एक छतरी के रूप में सती शिलालेख जो है वो यहाँ मिलता है। तो ये बैराट सभ्यता के विषय में हमने जितना जोड़ा वो सारी बात आपके समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे हम आगे बढ़े, कैसे कैसे हमने उसको एक दूसरे से जोड़े रखा। तो आपको एक एक चीज़ ढंग से सुनने की ज़रूरत है। और स्वास्तिक वगैरह के चिन्ह हड़प्पा में मिले, यहाँ मिले हैं, ये सब बातें बड़ी काम की हैं, भविष्य में आने लायक है। शंख लिपि, गुप्त लिपि, कूट लिपि, मतलब जिसको गुप्त रूप प्रदान है, कोई पढ़ा नहीं जा सका, वो यहाँ से मिले हैं। तो ये आपने जितना इसको ज़्यादा बार सुनेंगे ना, उतनी बातें तरीके से अपने आप दिमाग में आती जाएंगी। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं आगे हम अगले वीडियो में, और ये सभ्यताएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, सभ्यताएं पूरी हो जाती हैं। और अब इतिहास की तरफ बढ़ेंगे हम, तो सिलेबस को और देख लेंगे, जिस हिसाब से सिलेबस दिया उस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे।